हेलो दोस्तों। आज हम नारी मुक्ति और भारतीय समाज के बारे में बातें करेंगे। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, श्रद्धा के जाने ऐसे कितने नामों से स्त्रियों को जाना जाता है। राधा, मीरा, सीता, सावित्री, प्रेम और भक्ति की मिसाल देनी हो तो इन्हीं नामों का सहारा लिया जाता है। और भी ऐसे कई नाम हैं जो काल के गर्त में छुपकर भी अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, जैसे रोमाला, घोषाल, सूर्या, अपाला, विलोमी, कामायनी, गार्गी, मैत्रेयी, उद्दालिका, विदग्धा आदि। इन विदेशी विदुषी स्त्रियों की जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। श्रद्धा भाव श्रद्धेय है, पर साधारण स्त्रियों के विदुषी होने तक की चर्चा आवश्यक है। वैदिक काल में की इन विदुषी स्त्रियों की गाथाएं हर घर में लड़कियों को क्यों नहीं सुनाई जाती हैं। बचपन से लेकर सीता के त्याग, मीरा की भक्ति और राधा के विशुद्ध प्रेम के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। सावित्री का पति प्रेम, तपस्या, यमराज से हट जैसी कथाएं, पार्वती के शिव के लिए तपस्या, ऐसी कथाओं को लड़कियां बड़े होने तक कंठस्थ कर लेती हैं। फिर सोमवार का व्रत, तीज का व्रत, बट सावित्री का व्रत, अच्छे पति पाने से लेकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत आसान हो जाते हैं। व्रत, अनुष्ठान, पूजा, भक्ति, परंपराएं सभी अच्छे हैं, तब जबकि जो स्त्री इन अनुष्ठानों का निर्वहन कर रही हो वह इसे किसी बंधन में ना करे। पति की आयु की प्रार्थना वह इसलिए नहीं करे कि विधवा होने पर उसकी स्थिति जानवरों से भी बदतर हो जाएगी, बल्कि इसलिए करे कि उसके साथ चलने से जिंदगी आनंदमय है। खैर, हम सबसे पहले शिक्षा पर आते हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वे जननी थीं। धार्मिक अनुष्ठान हो या आध्यात्मिक चर्चा, पुरुषों के बराबर उन्हें अधिकार प्राप्त थे। वर्ण व्यवस्था के सुदृढ़ होने के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे बदतर होती गई। वह सिर्फ भोग की वस्तु बन गई। बड़े बड़े श्रद्धा के सिर्फ नाम रह गए। मंदिरों में मूर्तियों के रूप में पूजी जाती रहीं, पर समाज के सबसे निचले पायदान पर आ गईं। द्रौपदी की तरह बार बार उसका चीरहरण होता रहा। वह इतनी निर्बल होती गई कि उसमें किसी को पुकारने की भी शक्ति नहीं रह गई। अब कोई भी कभी भी दुर्योधन या दुशासन हो सकता है, बस मौका मिलने की देरी है। अब कोई गोविंद नहीं, लज्जा वस्त्रों की प्रदर्शनी है और वह उसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई। विकास के नाम पर उसे खूब मूर्ख बनाया जा रहा है और वह अपनी स्वतंत्रता के लिए छटपटा रही है। हर एक विज्ञापन में उसकी मुग्धा छवि मुस्कुरा रही है और ये पितृसत्तात्मक समाज औरतों को मुक्ति की नई परिभाषा दे रहा है। पुरुषों के अनुसार आज स्त्रियां आज़ाद हैं। उन्हें शिक्षा का अधिकार है, काम का अधिकार प्राप्त है। आज वे पुरुषों को बराबरी से टक्कर दे रही हैं। पर क्या वे उन पूर्वाग्रहों को तोड़ पाई हैं जिनसे वे ग्रसित थीं? नहीं, वे नए बंधनों से जकड़ गई हैं। अब भी वे बाहर की दुनिया के साथ साथ घरेलू झंझावातों को भी झेल रही हैं। घर संभालना उनके प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है, जो समाज में सलीकेदार, सुघड़, सुशीला नारी कहलाने के लिए आवश्यक है। जल्दी घर आना, बच्चे के बाद ज़्यादातर औरतों का नौकरी छोड़ देना, ये आज भी अनकहा कर्तव्य है, जो वे अपनी इच्छा को तिलांजलि देकर स्वेच्छा से ग्रहण करती हैं। पुरुष अपने ध्येय के लिए दुधमुहे बच्चे को छोड़कर बरसों विदेश जा सकता है, पर स्त्री ऐसा कभी नहीं कर सकती। समाज इसकी इजाज़त उन्हें कभी नहीं देगा। भारतीय समाज ने मातृत्व शब्द को ऐसा महिमा मंडित किया है जिसे स्त्रियों ने कर्ण की भांति कवच की तरह पहन लिया है। यह सच है कि यह गरिमा प्रकृति ने सिर्फ स्त्रियों को दी है। खासकर मनुष्यों में शिशु प्रसव के बाद माँ के बिना नहीं जी सकता। ऐसे में कोई भी स्त्री ममतावश उसे अपना संपूर्ण दे देती है। पर क्या पिता का कोई कर्तव्य नहीं होता? माँ बनने के बाद उसकी सारी प्रतिभा धूमिल हो जाती है। उसे सबकी अतृप्त अपेक्षाओं पर खरी उतरने के लिए दिन रात मेहनत करना हो चाहिए। क्या उसे उन अधूरी कलाओं को पूरा करने का कोई अधिकार नहीं?
जो उसे शादी के बाद कहीं उसने बक्से में बंद कर दिया था। वही बच्चे जब बड़े होकर पिता का सुर में सुर मिलाते हैं। माँ क्या इस उम्र में कथक सीखेगी? इस उम्र में गिटार सीखेगी? क्या नृत्यशाला जाएगी? तो शायद उसे कभी अपनी ममता दरकती दिखाई देती होगी। कई बार पुरुषों का अहंकार कहता है, क्यों बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो? घर चलाना मेरा काम है। पैसे की कमी है क्या? नहीं, स्त्रियों को सिर्फ पैसे के लिए बाहर नहीं जाना है। यह समाज में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए की दृष्टि से भी आवश्यक है। सभी स्त्रियों को कमोबेश अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। स्त्रियां जितनी तादाद में बाहर जाएंगी, कल्पना उतनी ही ज़्यादा सुरक्षित होती जाएंगी। कल्पना कीजिए यदि सड़कों पर चलती फिरती आधी महिलाओं हों तो हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज जाते समय कितनी सुरक्षित होंगी। बस चालक यदि महिला हो तो निर्भया कांड जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। यदि कार्यालय में 50% महिलाएं ही हों तो रात के पाले में काम करना कितना आसान हो जाएगा। जहाँ तक नारी मुक्ति का सवाल है, ये हमें कोई और नहीं दे सकता, ये हम खुद अपने आप को दे सकते हैं। यह उन रूढ़िवादी सोच से जहाँ सुंदर होना, गोरे होना, लंबी छरहरी काया, घने रेशमी बाल मायने रखते हैं, इन मूर्खतापूर्ण विचारों से अपने आप को मुक्त करना ही नारी मुक्ति है। पुरुषों ने नारी की सुंदरता पर सुंदर कविताएं लिखी, काव्य संग्रह, छंद लिख डाले, उनके विदुषी होने को सिरे से नकार दिया। उनके सुंदर नयन पर लाखों उपमाएं दी, पर तीक्ष्ण बुद्धि सहन शक्ति पर कोई गाथा नहीं लिखी। विरह वेदना में अंगूठी के कंगन हो जाने की कल्पना की, पर प्रसव वेदना का कोई विचार नहीं किया। नायकों के यौवन भार से झुक जाने पर लाखों छंद लिख डाले, पर समाज के लाखों कुरीतियों को उन पर लाद देने में जरा देर नहीं लगाई। स्त्रियां अपने सौंदर्य गान सुनकर प्रसन्न होती रहीं, अपना रूप लावण्य निखारती रहीं, गोरेपन की क्रीम से लेकर बालों को रेशमी करने तक का नुस्खा आजमाती रहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहा। नानी माँ फिर बेटियों को उबटन घिस घिस कर किसी अन्य पुरुष को सौंपने की तैयारी चलती रही, और पुरुष अपनी सफलता के हर तरफ झंडे गाड़ता रहा। उसने अपनी कन्या को भ्रूण में ही मारा, बच गई तो उसे कन्या धन कहकर दान कर पानी ग्रहण के नाम पर दान कर दिया। शास्त्रों का हवाला देकर इसे सबसे बड़ा दान बता दिया। होश में आने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। सोने चांदी जवाहरात से लाद दिया, उसे स्त्रीधन बता दिया, जबकि उन सब पर उसका कोई अधिकार नहीं। खानदानी गहने पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे, वैसे ही जैसे एक औरत ने दूसरी औरत के सिर पर अपना बोझ रख दिया। इन गहनों के नीचे जाने कितनी कहानियां दब गईं, आत्माएं मर गईं, पर मजाल है कि परंपराओं के नाम पर किसी ने चूं तक की हो। राजा रजवाड़े की महारानियां पति चाहे जैसा भी अय्याश मिला अपने कुलीन स्त्री होने का दंश झेलती रहीं। आधुनिक समाज उससे कुछ इतर नहीं है। आज आधुनिकता के पोस्टर चारों ओर लगे हैं। स्त्री मुक्त होने का दंभ भरती तो है, पर पैरों में बेड़ियां अभी भी हैं। सुंदर होने का गर्व त्याग नहीं पाती। पुरुष और स्त्री दो अलग अलग प्रकृति प्रदत्त लिंग हैं, सिर्फ दो अलग अलग बनावट के शरीर, जिसे सृष्टि ने दो अलग अलग कार्य निर्धारित किए हैं। बस इतना ही। बाकी स्त्रियों की बुद्धि भी उतनी ही तीक्ष्ण, वैसी ही शक्ति, वैसा ही धैर्य। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख जैसी महिलाओं ने शिक्षा का बिगुल फूंका, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह एक क्रांतिकारी कदम था। धीरे धीरे स्त्रियां आगे आने लगीं। 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली, जो स्त्रियों की आवाज़ बनी। स्त्री मुक्ति आंदोलन में रचनात्मक कार्य करने के लिए नेहरू परिवार की 4 स्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है। ये हैं रामेश्वरी नेहरू, उमा नेहरू, कमला नेहरू और रूप कुमारी नेहरू। 1909 में रामेश्वरी नेहरू ने प्रयाग महिला समिति का गठन किया तथा अपने संपादन में स्त्री दर्पण नामक गंभीर पत्रिका निकाली। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई कड़े कानून बने। देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह
दहेज विरोधी कानून, स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार, इन सब का समाज में काफ़ी असर हुआ। सामान्य स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सुधरी, पर कई अर्थों में वह वैसी ही बदतर बनी रही और आज भी वैसी ही है। उदाहरण के लिए बाहर काम करने वाली या पढ़ने वाली स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल, बढ़ते बलात्कार के मामले, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। क्या ये पुरुषों की खोखली आधुनिकता को नहीं दर्शाता है? एक तरफ तो वह स्त्रियों के बराबरी के अधिकार की बातें करता है, दूसरी तरफ उसकी गति को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज भी रात का अंधेरा, सुनसान गलियां, आखिरी बस या ट्रेन कामकाजी महिलाओं के लिए परेशानी का कारण है। यह कौन सी नारी मुक्ति है जो नारी की अस्मिता को तार तार कर नारे लगाती है? आज तक कोई जननी अपने ही द्वारा जन्म दिए गए पुरुषों को क्यों नहीं साध पाती हैं? वह क्यों नहीं बता पाती स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है, वह भी तुम्हारी तरह हाड़ मांस की बनी इंसान है, जिसकी आत्मा है, जिसका दिल है, जिसकी इच्छाएं हैं। पर नहीं, पुरुषों का स्वामित्व हर घर में है। बेटे को पालने का तरीका अलग, बेटी का अलग। बेटियों के लिए हजार बंदिशें, पर बेटों के लिए एक ही वाक्य, वह तो लड़का है। पर यदि सारे लड़के शाम होते ही बिना कारण सड़कों पर यूं ना घूमें, तो कामकाजी लड़कियां वैसे ही सुरक्षित हो जाएंगी। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, यह सूत्र भी पुरुषों द्वारा ही गढ़ा गया है। कोई भी औरत दूसरी औरत की दुश्मन नहीं हो सकती। क्रूरता को छिपाने का पुरुषों का ये हथकंडा है। दहेज की जरूरत क्या सिर्फ सास को होती है? बहुओं को परेशान करने में क्या पति और ससुर साथ नहीं देते, बल्कि वे ही ज़्यादा देते हैं। औरतें तो सिर्फ जरिया बनती हैं। ऐसी ही स्थिति सेक्स वर्कर की भी है। कोई भी उसे इज्जत की निगाहों से नहीं देखता, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता ही आ रहा है। अगर समाज उन्हें इतना ही निकृष्ट समझता है, तो यह फल फूल कैसे रहा है? बंद क्यों नहीं हो जाता? क्या ये पुरुषों का बाजार नहीं है? जिन स्त्रियों को गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जिन्हें कथित संभ्रांत परिवारों में जगह नहीं मिल सकती, वहाँ जाता कौन है? पुरुष वर्ग या महिलाएं? जाहिर है, इज्जत का चोला ओढ़े हुए पुरुष। उनसे पैदा हुए बच्चों का भविष्य वैसा ही अंधकारमय है, क्योंकि वो इस इज्जतदार समाज के किसी कथित इज्जतदार महिला के गर्भ से नहीं जन्मे। कोई उन महिलाओं से जाकर पूछे, क्या वो अपनी मर्जी से इस पेशे में आई हैं? नहीं। 80% महिलाओं को पुरुषों ने बहला फुसलाकर, शादी का झांसा देकर इस बाजार में बेच दिया। थोड़े से पैसों की खातिर नारी के शरीर का सौदा कर दिया। तब तो किसी पुरुष को मंदिरों की देवियां याद नहीं आईं। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती या उसकी स्वयं की जननी भी नहीं। इस घृणित कार्य में जाने कितनी ऐसी महिलाओं को जीते जी नारकीय जीवन जीने के लिए धकेल दिया जाता है और फिर उसे ही धंधे वाली कहकर अपमानित भी किया जाता है। क्या ये समाज इसका उत्तरदायी नहीं है? क्या समाज उनके बच्चों को अपनाकर उन्हें नई जिंदगी नहीं दे सकता? पर नहीं, ये पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ बाप कौन है यह जानना जरूरी है, और यह बेहद हास्यास्पद बात है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार एक स्त्री पुरुष के मिलन से ही बच्चे जन्म लेते हैं। ऐसे में कोई पुरुष ही तो उसका पिता होगा। बहरहाल यह भी नारी मुक्ति की राह में एक दीवार है, जो चाहे तो स्त्रियां खुद ही तोड़ दें या अभिजात्य वर्ग के तथा कथित समाज के ठेकेदारों द्वारा खत्म कर दिए जाएं, जो हर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े बड़े दावे करते दिखाई देते हैं। वैसी ही हालत गरीब लड़कियों की शिक्षा की है। कहने को तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब बात जमीनी स्तर पर की हो तो कोई नहीं आता। फिर उन्हें यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि वे लोग अपनी हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। भारतीय समाज में आज भी राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व है। कहीं कहीं इक्का दुक्का महिलाएं आगे आ रही हैं, पर आज भी यह संख्या कुल का 10% से ज़्यादा नहीं है। सरपंच या मुखिया बनने पर ज़्यादातर जगहों पर उसके पति ही हावी रहते हैं। वे चुनाव तो जीत जाती हैं, पर राजनीति में खुलकर कभी सामने नहीं आती। छोटी छोटी जगहों पर तो बाकायदा यह एक पद के रूप में जाना जाने लगा है, सरपंच पति, पार्षद पति, मुखिया पति। ऐसे में महिलाएं अधिकार पाकर भी अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।
नारी मुक्ति की परिकल्पना पुरुषों द्वारा बनाया गया एक चक्रव्यूह है जिसमें महिलाएं बुरी तरह फंस गई हैं। नारी मुक्ति का क्या मतलब है? सृष्टिकर्ता ने उन्हें सृष्टि की जननी यूं ही नहीं बनाया। प्रसव की असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति कमजोर पुरुषों में नहीं है। 9 महीने गर्भ में शिशु को रखकर भी मुस्कुराकर काम करने वाली स्त्रियों को कौन बांध सकता है? यह झूठे अहंकार से ग्रसित पुरुष जो अपनी ही जननी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, ये झूठे पौरुष से ग्रस्त पुरुष जो अपनी ही जीवन संगिनी को चोट पहुंचाते हैं। हर पुरुष का जीवन एक स्त्री से ही आलोकित होता है, पहले माँ से, फिर बहन और फिर भार्या से। पर स्त्री अपने आप में संपूर्ण है, वह सबको समेट भी सकती है और त्याग कर मुस्कुराती भी है। प्रकृति की दूसरी छवि है वह। एक बात समाज के पुरुष वर्ग को हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे प्रकृति के खिलवाड़ से इंसानों को महंगा पड़ रहा है, हमेशा ही याद रखना चाहिए कि जैसे प्रकृति से खिलवाड़ इंसानों को महंगा पड़ रहा है, वैसे ही स्त्री के अस्तित्व से छेड़छाड़ उन्हें उससे भी महंगा पड़ेगा। जिस ममता के आंचल का अमृत पीकर यह संसार खड़ा है, वह नारी हमेशा ही मुक्त थी और मुक्त ही रहेगी। धन्यवाद। अगर यह लेख आपको पसंद आया हो तो ऐसे ही लेख आगे सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।